हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग, नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग, नेक्स्ट होता है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को पढ़ते हैं तो इसमें से हम ये नहीं है सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, नेक्स्ट डायरेक्ट स्टाफिंग करने लग जाएंगे, या पहले ऑर्गेनाइजिंग करेंगे फिर प्लानिंग करेंगे। नहीं, ये एक सीक्वेंस होता है, इसमें ही हमारी चेन चलती है। पहले हमारा प्लानिंग होती है, नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजिंग होती है, नेक्स्ट हमारी स्टाफिंग होती है, नेक्स्ट हमारा डायरेक्टिंग होता है, नेक्स्ट हमारा कंट्रोलिंग होता है। इसमें से कोई भी फंक्शन हमको मिस नहीं करना होता है, सीक्वेंस में चलना होता है। अब आपको मैं वन बाय वन समझाऊंगी कि क्या क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन आपका क्या होता है, प्लानिंग होता है। फर्स्ट फंक्शन आपका प्लानिंग होता है। प्लानिंग का काम क्या होता है, प्लानिंग में क्या होता है ये पता करना है। प्लानिंग क्या होता है, प्लान वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। क्या प्लान करते हैं, हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करवाना है, ये सब हम प्लान करते हैं प्लानिंग के अंदर। क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले हम हमेशा प्लानिंग करते हैं। अगर कोई शादी भी होती है हमारे घर में तो हम पहले से ही प्लान करते हैं, इस फंक्शन में हमें ड्रेस वियर करनी है, इस फंक्शन में हमें ये ड्रेस वियर करनी है, सब कुछ प्लान करते हैं। इस टाइम हमें पहुंचना है, इस टाइम ये करना है, वो भी तो एक प्लानिंग ही होती है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, पहले से ही प्लानिंग होती है कि क्या काम किसको करना है, ये सब प्लान करता है। कौन करता है प्लान, ये करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी का सीईओ और डायरेक्टर ही हमारी प्लानिंग करते हैं, क्योंकि वो उनके पास अथॉरिटी होती है प्लान करने की। उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास पावर है, जिसके थ्रू वो प्लानिंग करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है प्लानिंग फंक्शन हमारा। तो सिंपली आपको समझ में आ रहा है कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग होता है जो भी हम एडवांस में प्लान करके चलते हैं अपनी कंपनी के लिए, उसे हम प्लानिंग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज प्लानिंग सभी जगह होती है, ज़रूरी नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रही है, वो नॉर्मल लाइफ में भी प्लानिंग हमारे पार्ट है। हमारी रियल लाइफ में प्लानिंग हमारा पार्ट है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग हम कुछ भी नहीं करते हैं। अगर हम प्लान ही नहीं करेंगे तो हम कुछ अचीव भी नहीं कर पाएंगे। जब हम प्लान करते हैं तभी हम कुछ अचीव कर पाते हैं। अगर हमने प्लान किया कि हमें 70% लानी है, तब जाके हम 60 या 65% कुछ लेके आते हैं। और जब हम कुछ प्लान नहीं करते, ना हमें फ़र्क पड़ता 60% का, ना हमें 50% का। बट जिस दिन से हम प्लानिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं, उस दिन से वो हमें इफ़ेक्ट भी करने लगती है। अगर 70% सोचा, अगर 65 आ जाएगा तो थोड़ा बुरा लगता है। अगर 70 सोचा 80 आ गई तो बहुत अच्छा लगता है। तो सिंपल है, प्लानिंग हमारा रियल लाइफ में भी पार्ट होती है, ऑर्गेनाइजेशन में भी पार्ट होती है। नेक्स्ट, जब हमारी प्लानिंग हो जाती है तो हमारा रोल होता है कि हम ऑर्गेनाइज। जब हमने ये डिसाइड कर लिया क्या करना है, क्यों करना है, किसके द्वारा करना है, कैसे करना है, ये सब हमने सोच लिया। अब ये किस तरीके से करा जाएगा, कैसे होगा, ये सब ये ऑर्गेनाइजिंग में आएगा। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा कि उस वर्क को डिवाइड कर दिया जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। जैसे कि अब हमने वर्क को तो पता चल गया हमें, अब हमें क्या करना है, परचेज डिपार्टमेंट भी चाहिए, हमें सेल डिपार्टमेंट भी चाहिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी के अंदर, तो सभी के डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिया, सबका वर्क अलग अलग कर दिया, और उसको सुपरवाइज कोई और करेगा, उनका हेड होगा। तो ये भी कौन करेगा, ये भी डिसाइड कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। किसी भी कंपनी का सीईओ और किसी भी कंपनी का डायरेक्टर ही ये डिसाइड करता है कि वर्क को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। जैसे कि आप सोचिए, आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और आपके टीचर ने आप 30 स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दिया है। अब वो 30 स्टूडेंट को 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 5 बच्चों को एक एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। और तो टीचर ने क्या कहा, जिसको जौन सा सब्जेक्ट पसंद है, जैसे मान लीजिए जिसको 5 स्टूडेंट वो उठाए जिनको मैथ सबसे ज़्यादा पसंद है, वो मैथ का प्रोजेक्ट बनाएंगे। 5 स्टूडेंट वो उठाए जिनको साइंस सबसे ज़्यादा पसंद है, वो साइंस का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो टीचर ने क्या किया, बच्चों की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जैसा बच्चा चाहता है, जिस सब्जेक्ट में बच्चे को इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोजेक्ट दे दिया। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, जिस तरीके से आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरीके का वर्क आप करना पसंद करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में आपका अच्छा रोल है, उसी का वर्क आपको दिया जाएगा। तो परचेज डिपार्टमेंट को सेल डिपार्टमेंट का वर्क नहीं दिया जाएगा, और सेल डिपार्टमेंट को
सो आपको समझ में आया होगा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग होता है जब हम अपने वर्क को डिवाइड कर देते हैं सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपने वर्क को डिवाइड कर दिया एक तरह से, तो उसे हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है कि स्टाफ वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि स्टाफ का मतलब है कि अब हमें पता चल गया कि सबसे प्लानिंग में हमने ये डिसाइड किया हमें क्या काम करना है, ऑर्गेनाइजिंग में हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन उसको काम को करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट किस काम को करेगा। अब हमें उस डिपार्टमेंट के लिए वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसको स्टाफिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एम्प्लॉय को रिक्रूट करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उनको प्रमोशन देना पड़ेगा, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये सब काम हमारा स्टाफिंग के अंदर आएगा, क्योंकि स्टाफिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हमने सही पर्सन को रिक्रूट नहीं किया तो इसका इफेक्ट हमारे रिजल्ट पे पड़ेगा। तो जब भी हम रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉय को, तो हमें बिल्कुल ध्यान से करना पड़ता है, ये सोच के कि इस बंदे को ये वर्क आता है, इसको क्या वर्क आता है क्या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो उसको ट्रेन किया जाएगा, अगर हमने उसे अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कराई तो वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा। तो स्टाफिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एंड रिजल्ट के लिए। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग फंक्शन ये कहता है कि ये एक आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, आपको आपके गोल को अचीव करने की एक डायरेक्शन देता है, जो आप जिस डायरेक्शन पे आप चलेंगे तो आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। मतलब कि आपको एक राइट डायरेक्शन भी हो सकती है और एक रॉन्ग डायरेक्शन भी। अगर आप राइट डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो आप अपने गोल को अचीव कर ही पाएंगे, अगर आप राइट डायरेक्शन पे नहीं गए तो आप अपने वर्क को अचीव नहीं कर पाएंगे। राइट डायरेक्शन कैसे होती है, जैसे अगर आप अपने वर्कर को मोटिवेट करेंगे, अगर आप उन्हें कहेंगे कि आप 1000 से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करिए, जितनी ज़्यादा यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे उसका प्रॉफिट हम आपको ही देंगे, 1000 का कंपनी रखेगी, ऊपर का प्रॉफिट जो होगा वो आप लेंगे। तो जहाँ पे कंपनी वर्कर के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट कर पाती है तो वर्कर की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है काम करने की, तो उसकी इच्छा जो होगी ना वो होगी कि मैं ज़्यादा अच्छा वर्क करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूँ। तो वो अपने गोल को अचीव करने के लिए कंपनी का गोल भी अचीव करेगा, तो वो सही डायरेक्शन में जाएगा। अदरवाइज़ अगर कंपनी कह दे कि आप चाहे 1000 यूनिट प्रोड्यूस करो, आप 2000 करो, कितनी भी करो, आपको सैलरी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, तो कंपनी क्या कहेगा। अब वर्कर को पता है कि मुझे ज़्यादा प्रोड्यूस करने पे भी कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला, अब कम प्रोड्यूस करने पे भी मुझे कुछ कम नहीं मिलने वाला, मुझे मेरी सैलरी मिलेगी, तो वो मज़े में वर्क करेगा, मन करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, उसे पता है उसकी सैलरी उसे मिलनी है। तो ये क्या होगा, एक रॉन्ग डायरेक्शन हो जाएगी। तो सही डायरेक्शन के लिए मोटिवेट करना चाहिए, इंसेंटिव्स देना चाहिए, तभी एक वर्कर वर्क कर पाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को सोच के, अपना कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा और अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर पाता है। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब होता है कंट्रोल, हम अपने वर्क को किस तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं। कंट्रोल का मतलब है आपने जो प्लान किया कि आपने वही आउटपुट अचीव कर पाए। आपने प्लानिंग की थी कि आपको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, बट जो आपके वर्कर हैं उन्होंने 1000 की जगह 1020 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया, आपने अचीव कर लिया ना अपने वो। तो अगर आप 1000 की जगह 900 करते तो आप अपना वर्क अचीव नहीं कर पाते, बट आपने अपना वर्क अचीव किया, तो आपका कंट्रोलिंग जो है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि जिसने भी आपको सुपरवाइज़ किया है, जिसने भी हमारे वर्क को सुपरवाइज़ किया है, जिसने भी प्लानिंग की है, जिसने भी ऑर्गेनाइजिंग की है, सारा वर्क जो है वो एक इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर में हुआ है, तभी जाके हम अपने वर्क को अचीव कर पाए हैं। और एक बात, सबसे पहला मैंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन के टाइम पे आपको समझाया था, कोई भी वर्क इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर में होता है तभी वो सही कहलाता है, अदरवाइज़ वो सही नहीं होता है। इफ़ेक्टिव का मतलब होता है कि टाइम पे कर पा रहे हैं, इफ़िशिएंट का मतलब होता है कम कॉस्ट में कर पा रहे हैं, तो दोनों ही मैटर करते हैं हमारे। अब आपको समझ में आया होगा, प्लानिंग सबसे पहले होती है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग होगी, जैसे वर्क को डिवाइड करना होता है, स्टाफिंग में हम एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं, डायरेक्टिंग में हम डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, कंट्रोलिंग में हम अपने वर्क को कंट्रोल कर पाए हैं किस तरीके से वो हम चेक करते हैं। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। और जैसे ही कंट्रोलिंग ख़त्म हो जाएगा फिर दोबारा प्लानिंग स्टार्ट होगी। ये तो है नहीं कि एक वर्क कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट वर्क की हम डिमांड नहीं करेंगे,
तो दोनों वर्क हमारे चलते रहेंगे। हमेशा जब हम एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं तो हम नेक्स्ट की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जब आपका 10th का रिजल्ट आ जाता है तो आप अपने सपने छोड़ तो नहीं देते, आप नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं कि अब मुझे 12th में मेहनत करनी है, 12th में इतने अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। जब 12th का रिजल्ट आ जाएगा देन आप सोचोगे मुझे ग्रेजुएशन में टॉप करना है, इतने मार्क्स लेके आने हैं। तो प्लानिंग कभी आपकी ख़त्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी, फिर से वो सर्कल चलेगा, देन रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।